ओके, तो हम कंटिन्यू करेंगे अपना लेक्चर यहाँ पे। लास्ट हमने सारी बोन्स वगैरह को डिस्कस कर लिया था। हमारा स्केलेटन सिस्टम अब हो चुका है, जहाँ हमने एक्सियल स्केलेटन को देखा और हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन को देखा एंड देयर बोन्स ऑफ कोर्स। वहाँ पे लास्ट पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था कि जो आपकी रिब्स हैं वो डॉर्सल साइड पे बाइसेफेलस होती हैं, जिसका मतलब ये है टू हेडेड होती हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये देखें, ये आपके पास रिब है, ठीक है। आगे वाली साइड पे स्टर्नम होती है, यानी कि वेंट्रल साइड पे स्टर्नम से कनेक्टेड होती है रिब्स, और पीछे की तरफ यानी कि डॉर्सल साइड पे आपका वर्टिब्री से कनेक्टेड है। कौन? रिब। अब जब वर्टिब्री से ये रिब कनेक्ट होती है तो वहाँ पे दो जगह पे कनेक्शन होगा, जॉइंट होगा। इसीलिए आप कहते हैं कि रिब जो है, एक सिंगल रिब की बात हो रही है, वो डॉर्जली कैसी होती है? बाइसेफेलस होती है। अगर आप यहाँ पे देखें, सो यू सी कि ये यहाँ से भी जुड़ेगी एंड यहाँ से भी, तो इसका मतलब ये है कि ये बाइसेफेलस है, टू हेडेड है। जबकि स्टर्नम आगे वाली साइड पे, जब ये स्टर्नम के साथ कनेक्ट होगी तो वहाँ पे मोनोसेफेलस होगी, ठीक है। दो तरफ से नहीं जुड़ेगी, सिर्फ एक ही कनेक्शन, एक ही जॉइंट होगा। क्लियर होगी बात? तो इसीलिए कहते हैं रिब्स जो हैं वो डॉर्जली कैसी होती हैं? बाइसेफेलस होती हैं। सिंपल। ओके, लेट्स कंटिन्यू। उसके बाद हमारे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रह गए थे एंड देन वी विल स्टार्ट जॉइंट्स, ठीक है। ये हमने देखा था कि एडल्ट में नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं? 206, यानी कि 206, और बेबीज़ में ये बोन्स कितनी होती हैं? 300, क्योंकि विथ एज आपके पास बोन्स क्या होती हैं? आर्टिकुलेट होती जाती हैं, जुड़ती जाती हैं, और वो जैसे आपका, अगर आप एग्जांपल लें, सैक्रम जो है, सैक्रम में 5 वर्टिब्रीज मिलकर एक वर्टिब्री बना देती हैं, जिसे आप सैक्रम कहते हैं, ठीक है। कॉकेक्स में 4 वर्टिब्रीज मिलकर फ्यूज़ होके एक बनाती हैं। तो इसका मतलब ये कि बेबीज़ में इसीलिए नंबर ऑफ बोन्स ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उनमें ऑसिकल्स होता है, छोटी बोन्स होती हैं, वक्त के साथ वो जुड़कर, जैसे 4 बोन्स ही तो उसने एक बना ली, तो नंबर ऑफ बोन्स विथ एज क्या होता है? कम होता है। इसीलिए बड़ों में, एडल्ट्स में क्या है? कम हो गया नंबर, 206 हो गया। उसके बाद आपके पास ये टर्म आपको पता होनी चाहिए कि न्यूरॉन और मसल के दरमियान में जो जंक्शन है, जो जगह है, जो स्पेस है, उसे आप कहेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसका दूसरा नाम आपसे पूछ सकता है, इसको क्या कहते हैं? मोटर एंड प्लेट। क्या है मोटर एंड प्लेट? नथिंग। जब एक न्यूरॉन मसल के दरमियान का जो स्पेस है, जो गैप है, उसे हम कह रहे होते हैं मोटर एंड प्लेट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये न्यूरॉन है, यहाँ से ये इसका एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, एक्सॉन टर्मिनल में इसका क्या होती है? वेसाइकल्स पड़ी हुई होती हैं, उन वेसाइकल्स के अंदर केमिकल होता है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। जनरली आपके पास मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ होता है? एसिटाइल कोई, अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है, एसिटाइल कोई। और यहाँ पे मसल के ऊपर इस तरीके से क्या होता है? रिसेप्टर्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के लिए, जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर आके अटैच होता है। तो ये जो गैप है, ये जंक्शन, इसे हम कहेंगे न्यूरो, यानी कि न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन, या फिर मोटर एंड प्लेट। फैंसी बायो की लैंग्वेज में आप इसे मोटर एंड प्लेट कह सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे जॉइंट्स के बारे में। अच्छा, जॉइंट्स हमारे पास कितने होते हैं टोटल? 360। मसल्स कितने होते हैं? मोर देन 600, ठीक है। बोन्स कितनी है? 206। जॉइंट्स कितने हैं? 360। और आपके पास मसल्स कितने हैं? मोर देन 600। अगर ऑप्शंस में 600 है तो आप उसे क्लिक कर सकते हैं। अब आपके पास जो बोन्स हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, कुछ कनेक्शन से, कुछ आर्टिकुलेशन से, जिसे आप जॉइंट कह रहे होते हैं। जॉइंट क्या है? जो कि दो बोन्स को जोड़ने का काम करे। अब वी हैव 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। सबसे पहला फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड साइनोवियल जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स वो जॉइंट्स हैं जो कि जिनमें सबसे कम मूवमेंट होती है, ठीक है। इन्हें फिक्स्ड जॉइंट्स भी कहा जाता है और इन्हें सिन आर्थरोसिस जॉइंट्स भी कहा जाता है। सिन का मतलब है फॉल्स, आर्थरोसिस यानी कि जिसके अंदर मूवमेंट हो, ठीक है। तो ये फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं। जहाँ पे भी जिस स्ट्रक्चर में, बॉडी पार्ट में सबसे कम मूवमेंट होगी बोन्स के दरमियान में या उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की, तो वहाँ पे फाइब्रस जॉइंट पाया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर स्कल का एग्जाम्पल लें, स्कल यानी कि क्रेनियम का एग्जाम्पल ले लो आप,
तो क्रेनियम में आपके पास फाइब्रस जॉइंट्स होता है। हमने क्रेनियम में बोन्स पढ़ी थी, क्रेनियम में हमारे पास 8 बोन थी, ठीक है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, इथमॉइड, स्फेनॉइड, ठीक है, 8 बोन्स हमने पढ़ी थी। अब क्रेनियम में इन 8 बोन्स के दरमियान में जो जॉइंट्स होगा, जिस जॉइंट से ये बोन्स जुड़ी हुई हैं 8, तो ये है फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। स्कल में जो फाइब्रस जॉइंट है उसका पर्टिकुलर नाम है, इसे सुचर्स भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो जॉ है, ठीक है, जॉ के अंदर जो टीथ एम्बेडेड होता है, वहाँ पे जो आपके पास जॉइंट होगा टीथ और जॉ के दरमियान में, वो भी फाइब्रस जॉइंट होगा, ठीक है, क्योंकि टीथ ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ जॉइंट है, यहाँ पे मूवमेंट सबसे कम होगी। टीथ जॉ मूव करती है, टीथ मूव नहीं करते, ठीक है। टीथ और जॉ के दरमियान में जो जॉइंट है, जिस जॉइंट से टीथ एम्बेडेड होता है जॉइंट में, सॉरी जॉ में, तो वो आपके पास फाइब्रस जॉइंट होता है, और पर्टिकुलरली वहाँ पे ये कहलाता है गैम्फोसिस, ठीक है। जहाँ पे स्कल में सुचर्स बोलेंगे, यहाँ आपके जॉ में गैम्फोसिस कहेंगे इससे, ठीक है। एक ही बात है, फाइब्रस जॉइंट सबसे स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि यहाँ पे कोलेजन फाइबर की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है। सबसे हार्डेस्ट टाइप ऑफ जॉइंट है, मूवमेंट सबसे कम होगी, क्लियर। देन कम्स द कार्टिलेजिनस जॉइंट, जो कि बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है साइनोवियल जॉइंट के बाद, ठीक है। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है उसमें साइनोवियल जॉइंट के मुकाबले उसके कंपटीशन में कम मूवमेंट होती है, लेकिन फाइब्रस के कंपैरिजन में कार्टिलेजिनस जॉइंट में ज़्यादा मूवमेंट होती है। कार्टिलेजिनस जॉइंट वो है, इसके नाम में लिखा हुआ है ना कार्टिलेजिनस, यानी कि इसके वो जॉइंट जहाँ पे कार्टिलेज हो। कौन सा कार्टिलेज? कार्टिलेज के हमने टाइप्स पढ़े थे, इलास्टिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, और तीसरा कौन सा था? फाइब्रस कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट में आपको मिलता है हाइलिन कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज। यहाँ पे स्लाइट मूवमेंट होती है, स्लाइटली मूवेबल होता है, कोलेजन फाइबर फाइब्रस से कम होता है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम एम्फी आर्थरोसिस भी कहते हैं, एम्फी यानी कि बीच का, एम्फी, ठीक है। ना तो इसमें कम्प्लीटली, ना तो ये फिक्स्ड है, ना तो कम्प्लीटली फ्री जॉइंट है, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास, अच्छा, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स आपको कहाँ मिलता है? आपके पास वर्टिब्रेट्स के दरमियान में जो जॉइंट है वो कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ठीक है। तो ये एग्जांपल था उसकी लोकेशन का। उसके बाद आता है हमारे पास सबसे एडवांस जॉइंट, जिसे हम साइनोवियल जॉइंट्स कहते हैं। ये फ्री जॉइंट्स, परफेक्ट जॉइंट्स या फिर डायआर्थरोसिस भी कहलाते हैं, क्योंकि ये फ्रीली मूवेबल होते हैं, इनके अंदर मूवमेंट सबसे ज़्यादा होती है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो। अच्छा, साइनोवियल जॉइंट आपके पास फिर डिफरेंट टाइप के होता है, हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट, सैडल, पिवट, ये सारा का सारा साइनोवियल का टाइप है। साइनोवियल जॉइंट में आपके पास, हम जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आपका जो पेक्टोरल, जो शोल्डर जॉइंट है, जो आपका नी जॉइंट है, वो सारा का सारा साइनोवियल जॉइंट है, ठीक है। अब साइनोवियल जॉइंट में एक आपके पास नाम आता है बॉल एंड सॉकेट का। बॉल एंड सॉकेट सबसे एडवांस्ड साइनोवियल जॉइंट है, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट में आपके पास 360 डिग्री में मूवमेंट होती है, एकदम फ्री मूवमेंट होती है। आपका जो अच्छा, इसकी इसी तरीके से आपके पास जो पिवट जॉइंट है उसमें डोर लाइक, हिंज जॉइंट में डोर लाइक मूवमेंट होती है। डोर लाइक कैसे? जैसे आपका जो दरवाज़ा है, डोर है, वो कैसे खुलेगा एंड देन बंद होगा, यानी कि आप जैसे अगर आप आर्म का एग्जांपल लो, आप एल्बो वाली जगह पे एल्बो जॉइंट जो होता है वो हिंज जॉइंट है। आप उसे अपनी आर्म को खोल सकते हैं एंड इस तरीके से उसे बेंड कर सकते हैं, तो वो हिंज जॉइंट है। इसी तरीके से आपका जो नी जॉइंट है वहाँ पे हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है। पिवट जॉइंट क्या है? जो आप ये अपनी नेक को, अपनी गर्दन से जो आप नहीं कहते हैं लेफ़्ट राइट उसे मूव करके, तो वो 180 डिग्री वाला जो मूवमेंट होता है वो पिवट जॉइंट है, ठीक है। आपका थंब जो है जिस तरीके से आपके पूरे हाथ से जुड़ा हुआ है, तो वो सैडल जॉइंट है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके कुछ डायग्राम्स ताकि आपको और भी अच्छी तरह से यहाँ पे समझ आए। इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये नी जॉइंट का एग्जांपल इन्होंने लिया हुआ है, और नी जॉइंट कैसा है? वो एक साइनोवियल जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट में आपके पास साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, और बोन की एंडिंग पे आपको मिलता है क्या?
कार्टिलेज, ताकि फ्रिक्शन कम हो सके दो बोन्स के दरमियान में और मूवमेंट मैक्सिमम हो सके, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलती है साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहाँ पे होता है साइनोवियल फ्लूइड, जिसका काम होता है फ्रिक्शन को कम से कम रखना। और यहाँ पे आपको आर्टिकुलर कैप्सूल जो दिख रहा है ये कार्टिलेज से बना हुआ होता है। यहाँ पे आपको आर्टिकुलर कार्टिलेज भी दिख रहे हैं और ये बोन है। तो ये साइनोवियल जॉइंट इस तरीके से, साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है और यहाँ पे आपको कार्टिलेज दिखेगा। यहाँ पे ये सारे के सारे साइनोवियल जॉइंट के टाइप्स हैं। सबसे पहले आता है आपके पास ग्लाइडिंग जॉइंट। आई थिंक थोड़ा सा अनक्लियर है बट आई कैन रीड इट फॉर यू। सो या सबसे पहला है आपके पास ग्लाइडिंग जॉइंट। क्या ये याद करना है? देखिए मेन जो आपके पास जॉइंट्स हैं, क्या अच्छा नेक में कौन सा, तो पिवट जॉइंट है। आर्म में कौन सा जॉइंट है आपके, ये एल्बो वाला, तो ये हिंज जॉइंट है। तो सिर्फ जो आपके पास मेन जॉइंट्स हैं वो आपको याद करने की ज़रूरत है। I'll highlight it for you, but otherwise I think it's okay. स्पेसिफिकली अगर आप IMET की बात कर रहे हैं तो, बट अगर आप MDCAT वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर तो आपको लोकेशंस याद होनी चाहिए, जैसे कि, और इतना मुश्किल नहीं है। देखें सबसे पहले अगर आप बात करते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट, ये सारा साइनोवियल जॉइंट का टाइप है, ठीक है। सबसे पहले आता है आपके पास ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट होता है आपके पास अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। ग्लाइडिंग जॉइंट आपके पास वर्टिब्रीज के दरमियान में भी प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रो कोस्टल जॉइंट, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे और भी लोकेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ग्लाइडिंग जॉइंट में आप याद कर सकते हैं कि आपके पास जो वर्टिब्रीज होती हैं उनके दरमियान में पहले तो कार्टिलेजियस जॉइंट तो होता ही होता है, लेकिन ग्लाइडिंग जॉइंट भी वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। ये जो आप देखते हैं वर्टिब्रीज के दरमियान में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है उसका स्ट्रक्चर भी आगे आएगा, तो वो कार्टिलेजिनस जॉइंट वहाँ पे प्रेजेंट होता है और ग्लाइडिंग जॉइंट भी पाया जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ पे अगर इस डायग्राम में देखें तो ये आपके पास बोन है। कौन सी बोन है? ये शोल्डर बोन है। शोल्डर बोन आपकी स्कैपुला होती है, लेकिन जो स्कैपुला जिससे जुड़ी हुई है क्लैविकल, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो क्लैविकल और जो यहाँ से अटैच होती है पीछे की तरफ स्कैपुला, वहाँ पे भी ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट होता है। तो ग्लाइडिंग जॉइंट में आपने याद करना है कि ये वर्टिब्रो कोस्टल जॉइंट जो होता है आपका, वो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। उसके बाद हिंज जॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। एल्बो जॉइंट जो है आपका, जो आप आर्म खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, जो बेंड कर रहे हैं, डोर लाइक मूवमेंट है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डोर लाइक मूवमेंट कौन से जॉइंट की होती है, तो वो हिंज जॉइंट की होती है। नी जॉइंट भी इसी तरीके से काम करता है, आप उससे डोर लाइक वहाँ पे बेंडिंग हो रही है, ओपनिंग हो रही है, तो वो हिंज जॉइंट है, ठीक है। अच्छा, इंटरफेलेंजियल जॉइंट जो आपके फेलेंजेस के दरमियान में जॉइंट है वो भी हिंज जॉइंट है। फेलेंजेस याद हैं, ये हमने जो फिंगर्स के आप जो ये आपके डिजिट्स हैं, जो फिंगर्स हैं, उनमें ये जो आपको फेलेंजेस दिखती हैं, एक हाथ में कितनी 14 फेलेंजेस होंगी, टोटल 28 फेलेंजेस होती हैं। तो खैर यहाँ पे जो जॉइंट होगा फेलेंजेस में, वो भी क्या होगा, फेलेंजेस के दरमियान में, वो भी हिंज जॉइंट है। उसके बाद है पिवट जॉइंट। ये इंटरेस्टिंग है, ये आपका जो नेक है, ठीक है, ये जो आप इस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप नो कह रहे हैं अपनी नेक को मूव करके, गर्दन हिला के, तो वो आपके पास पिवट जॉइंट का काम है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ भी है एटलस, जब जॉइंट हो एटलस और एक्सिस के दरमियान में, ये एटलस एक्सिस क्या है, एटलस एक्सिस आपके पास पहली दो सर्वाइकल वर्टिब्रेज के नाम है, ठीक है। तो वहाँ पे जो जॉइंट होगा वो होगा पिवट जॉइंट। उसके बाद है एलिप्सॉइड जॉइंट। ये आपके पास इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, लेकिन हाँ अगर फॉर MDCAT आई थिंक यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि एलिप्सॉइड जॉइंट आपके पास ये जो आपका अल्ना है, ठीक है, एक सेकेंड, ये रहा,
ये जो आपके पास रेडियस है और जो कार्पल है, रेडियस क्या होती है, जैसे ये ह्यूमरस है, ठीक है, उसके बाद ये आपका हाथ है, यहाँ पे आ गया एल्बो, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ गई ह्यूमरस, ये यहाँ पे रेडियस अल्ना, तो ये रेडियस थी, ये वाली बोन क्या थी, रेडियस थी। तो रेडियस आपके पास ज्वाइन होती है कहाँ पे, यहाँ पे आपके पास कार्पल्स होती हैं, जो रिस्ट है वो कार्पल है। फिर आती है मेटाकार्पल, जो आपकी पाम है वो मेटाकार्पल है। फिर फेलेंजेस आती हैं। तो ये जो रेडियस और कार्पल जुड़ी हुई होती हैं वो एलिप्सॉइड जॉइंट होता है। जो आपकी रिस्ट जॉइंट है वो एलिप्सॉइड जॉइंट है। बस इतना आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आता है सेरल जॉइंट। यहाँ पे एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, आपके थंब में जो जॉइंट है, जो थंब मूव कर रहा है इस तरीके से आगे लेफ़्ट राइट और इस तरीके से जो बेंड हो रहा है वो सेरल जॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखें, मेटाकार्पल बोन ऑफ थंब। ये जो मेटाकार्पल और जो फेलेंजेस होंगी थंब की, जो थंब की पहली फेलेंज प्रेजेंट है वहाँ पे सेरल जॉइंट मौजूद होगा। उसके बाद आता है साइनोवियल जॉइंट का सबसे एडवांस जॉइंट जो कि है बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट में आपके पास स्कैपुला और आपका जो ह्यूमरस के दरमियान में जॉइंट है वो है बॉल एंड सॉकेट। इसी तरीके से पेल्विक जॉइंट, जो ये क्या है, ये पेक्टोरल गर्डल की बात हो रही है, स्कैपुला और ह्यूमरस के दरमियान में जो जॉइंट है। इसी तरीके से जो हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट क्या है, आपकी हिप बोन में जो फीमर एम्बेडेड है वहाँ पे भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। यहाँ पे 360 मूवमेंट होगा। सबसे एडवांस्ड जो जॉइंट है आपके पास साइनोवियल वो बॉल एंड सॉकेट है। उसके बाद हम बात करेंगे, अच्छा ये कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि मूवमेंट आपके पास, क्योंकि अब हमारा ऑलमोस्ट जो स्केलेटल सिस्टम है वो ख़त्म हो गया है। अब हम मस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिसऑर्डर्स रह गए हैं वो हम देख लेते हैं। उसके बाद हम मस्कुलर सिस्टम पे आएंगे एंड देन वील सी कि किस तरीके की मूवमेंट हमारे पास पाई जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है, जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है एडल्ट्स में तो जो कंडीशन होगी वो ऑस्टियोमलेशिया होगी। लेकिन अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी बच्चों में होती है तो वो रिकेट्स कॉज करता है, ठीक है। अब ये रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया क्या, ऑलमोस्ट सेम कंडीशंस हैं, जहाँ पे बोन की वीकनिंग होने लगती है। जो जितना भी आपके पास बोन फाइबर होता है, जो कोलेजन प्रेजेंट होता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने लगती है तो वो बोन वीक होती है। और अगर उसे ट्रीट ना किया जाए सही टाइम सही वक्त पे तो वहाँ पे आपके पास ऑस्टियोपोरोसिस जैसी सीरियस कंडीशंस भी देखने को मिल सकती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है कि आपके पास जब बोन जो है वो पोरस हो जाए, उसके अंदर का जो आपके पास बोन मैरो है वो भी विजिबल हो जाए या फिर अपनी जो सही लोकेशन है वहाँ से एग्जिट कर जाए, तो वो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जहाँ पे बोन जो है वो बिल्कुल वीक हो जाती है, पोरस हो जाती है। फिर आता है हमारे पास